हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ये सेक्शन हमें बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है। लिस पेंडिस का मतलब क्या होता है? लिस पेंडिस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, यानी कि ऐसी लिटिगेशन जो अभी पेंडिंग है कोर्ट में, अभी उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी जाएगी, एंटरटेन नहीं करी जाएगी जब तक सूट अभी कोर्ट में पेंडिंग है। इफ़ द पार्टी ट्रांसफर्स और अदरवाइज डील्स विद दैट प्रॉपर्टी, अगर कोई पार्टी अपनी जिस प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है या फिर किसी और तरीके से उस प्रॉपर्टी पर कोई डील करती है, द ट्रांसफरी विल बी बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ द सूट। तो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, जो ट्रांसफरी है, वो बाउंड होगा कोर्ट के रिजल्ट से, वेदर और नॉट ही हैड नोटिस ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। अब जो ट्रांसफरी है वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि उसको कुछ भी पता नहीं था इस बारे में कि इस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। चाहे उसे पता हो या ना पता हो, उसको उस रिज़ल्ट से बाउंड होना होगा। ठीक है, आपके बेयर एक्ट में जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में नहीं पढ़ रही हूँ, उसे मैं आसानी से आप लोगों को समझा रही हूँ। Doctrine of lis pendens provides that where a suit or proceeding is pending in the court, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस क्या प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर सूट या प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है बिटवीन टू पर्सन्स विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो पर्सन के बीच में, ठीक है, और उसका मोटिव क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आपने सुना होगा, जैसे मान लो कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो पहले इंसान पूछ लेता है कि क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्योंकि सेक्शन 52 एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अगर कोई केस चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। जो पूरा क्रक्स है इस सेक्शन का वो ये है कि अगर कोई भी सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई भी डील नहीं हो सकती है, ना ही कोई ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर ऐसा ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफरी उस कोर्ट के रिजल्ट से पूरी तरीके से बाउंड होगा। अब इसे हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी रिगार्ड टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। एक डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में ए और बी के बीच में, किस चीज़ के लिए? ओनरशिप, प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए। ए फाइल सूट अगेंस्ट बी, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया है। इफ़ ए विंस ही गेट्स द प्रॉपर्टी, अगर ए जीत जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अदरवाइज बी विल गेट, और अगर ए हार गया तो बी को प्रॉपर्टी मिलेगी। नाउ सपोज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, सूट के पेंडेंसी के दौरान, यानी कि अभी कुछ भी जजमेंट नहीं आया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है, ए सेल्स द प्रॉपर्टी टू सी, ए क्या करता है? प्रॉपर्टी जो है वो सी को सेल कर देता है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है। इफ़ सूट इज़ इन द फेवर ऑफ ए देन देर इज़ नो डिफ़िकल्टी। अगर जो सूट है, सूट का जो डिसीजन है, अगर वो ए के फेवर में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, केस चल रहा था, प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफ़र कर दी। अगर ए जीत जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ इट एंड्स इन द फेवर ऑफ बी, लेकिन अब अगर वो बी के फेवर में चली जाती है प्रॉपर्टी, या बी केस जीत जाता है, तब क्या होगा? सी कैन नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी। तो जो सी है, यानी कि जो ट्रांसफरी है, जिसको ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, अब सी उस प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, सी इज़ बाउंड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। अब सी क्या है? जो कोर्ट की डिक्री है उससे बाउंड है, एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी टू सी, सॉरी टू बी। ठीक है, अब सी क्या करेगा? सी क्योंकि कोर्ट की डिक्री से बाउंड है, इसलिए सी जो प्रॉपर्टी जो उसको मिली है ए से, वो प्रॉपर्टी उसको बी को वापस करनी होगी, क्योंकि केस बी ने जीता है। He cannot take plea that he had no notice of the pending litigation.
सी इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता, इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि उसे पता नहीं था कि इस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है या कोई पेंडिंग लिटिगेशन है। यही हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रांसफरी को नोटिस थी सूट की या नहीं थी। अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी केस चल रहा है तो ट्रांसफरी जो है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी गई है, वो कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड होगा ही होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस डॉक्ट्रिन अप्लाइज ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय अ पार्टी टू द लिटिगेशन। ये डॉक्ट्रिन सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी गई है उस पार्टी से जो लिटिगेशन की पार्टी है। यानी जैसे हम लोगों ने पिछले इलस्ट्रेशन में देखा कि ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, ये दोनों क्या है, पार्टीज़ हैं लिटिगेशन की। तो इन दोनों में से अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो ही ये सेक्शन उस पर अप्लाई होगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के, कोई डी या ई आकर के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। डज नॉट अप्लाई व्हेन प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय द स्ट्रेंजर। तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा जब किसी स्ट्रेंजर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, दैट इज़ द पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ लिटिगेशन। तो इस सेक्शन के एप्लीकेबल होने के लिए प्रॉपर्टी वही इंसान ट्रांसफ़र करे जो पार्टी है लिटिगेशन की। और अगर किसी स्ट्रेंजर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो हो सकता है कि सेक्शन 43 उस पर अप्लाई हो, स्टॉपल वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।